नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर हिमांशु सिंह, आपका इतिहास शिक्षक, आपको यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 12 इतिहास का अध्ययन प्रारंभ कर रहा हूं। कक्षा 12 में इतिहास विषय में आपको हड़प्पा सभ्यता से लेकर भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया तक का अध्ययन करना है। पिछली कक्षाओं में आप भारतीय इतिहास से परिचित हो चुके हैं, इसलिए अब आप 5000 वर्षों के भारतीय इतिहास का सामान्य सर्वेक्षण नहीं बल्कि कुछ विषयों का गहन अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्याय है ईंट, मनके तथा अस्थियां अर्थात हड़प्पा सभ्यता। आज की ई कक्षा में आप इस सभ्यता से संबंधित नामकरण, काल निर्धारण, विस्तार, इस सभ्यता के निवासियों के निर्वाह के तरीकों के जिसमें कृषि प्रौद्योगिकी मुख्य है के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं अध्याय प्रथम ईंट, मनके तथा अस्थियां अर्थात हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने में सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है वो है इस सभ्यता का नामकरण। छात्रों, आपने भी पिछली कक्षाओं में अनेक किताबों में अलग अलग जगहों पर इस सभ्यता के अलग अलग नाम पढ़े होंगे। आइए हम जानते हैं यहाँ पर कि इस सभ्यता को कितने नामों से जाना जाता है और क्यों। पहला नाम है इस सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता, जो आपके अध्याय का भी नाम है। हड़प्पा वह स्थल है जहाँ पर कि यह सभ्यता पहली बार खोजी गई थी। छात्रों, आपको याद रखना चाहिए कि दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा की सर्वप्रथम खुदाई की थी और इस सभ्यता का यहीं से, इसी समय से इस सभ्यता का पहली बार पता चला था। इस सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु सभ्यता। प्रारंभ में इस संस्कृति के स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर प्राप्त हुए थे, इसीलिए जॉन मार्शल ने इसका नामकरण सिंधु सभ्यता किया था। इस सभ्यता का तीसरा प्रमुख नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु और घग्गर हकड़ा सभ्यता। घग्गर और हकड़ा प्राचीन सरस्वती नदी को कहा जाता है। बच्चों, आप जानते हैं कि अद्यतन इस सभ्यता के 1400 से ज़्यादा स्थलों की खोज की जा चुकी है और इसमें से सर्वाधिक स्थल प्राचीन सरस्वती नदी की घाटी में प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इस नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। बच्चों, आप जान चुके हैं कि इस सभ्यता का नामकरण कितने तरीके से इस सभ्यता को जाना जाता है, नामकरण किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सभ्यता का काल निर्धारण इतिहासकारों ने किस प्रकार से कब तक किया है। काल निर्धारण को लेकर हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इतिहासकार एक मत नहीं हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय सीमा निर्धारित की है। आप जानते हैं बच्चों कि इस पूरी सभ्यता का, इस पूरी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है वो है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातत्व अर्थात खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर उन वस्तुओं की आयु का पता लगा करके अनुमान के आधार पर इस संपूर्ण सभ्यता का काल निर्धारण किया जाता है। अलग अलग इतिहासकारों को अलग अलग वस्तुएं प्राप्त हुईं और उनके आधार पर जब इस सभ्यता का काल निर्धारण किया गया तो उसमें कुछ विभिन्नताएं भी दिखाई दी जो आपके सामने हैं। आइए जानते हैं कि अलग अलग इतिहासकारों ने इसके कौन कौन से समय निर्धारित किए हैं। सर्वप्रथम जॉन मार्शल के मत के बारे में देखते हैं। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया था 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक। जॉन मार्शल के मत को सर्वप्रथम इसलिए हम जानने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जॉन मार्शल ही वह प्रथम व्यक्ति थे जिनके सर्वप्रथम प्रयासों के द्वारा इस सभ्यता की जानकारी प्राप्त हुई। दूसरा स्थान जो है वो है
अंग्रेज इतिहासकार अर्नेस्ट मैके का। अर्नेस्ट मैके ने इस सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। तीसरा प्रमुख स्थान है भारतीय इतिहासकार माधव स्वरूप वत्स का। इन्होंने इस सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक। चौथा प्रमुख मत है मार्टिमर व्हीलर का, जिन्होंने इस सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। छात्रों, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे मत हैं जिनको कि यहाँ पर अभी उल्लेख नहीं किया जा रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सर्वाधिक मान्य मत की ओर कि सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है जिसके आधार पर आप ये कह सकें कि इस पूरी सभ्यता का कालक्रम क्या रहा, काल निर्धारण क्या रहा। इस सभ्यता का काल जो सर्वाधिक मान्य मत है उसके अनुसार इस सभ्यता का काल निर्धारण है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। इसका जो आधार है वो है रेडियो कार्बन 14 जैसी जो नई साइंटिफिक मेथड है, जो कार्बन डेटिंग है, उसके आधार पर यह कालक्रम निर्धारित किया गया है और इसी साइंटिफिक तरीके के आधार पर यह आज सर्वाधिक मान्य मत माना जाता है। आइए अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की। विस्तार से अभिप्राय है कि यह सभ्यता कितने देशों के किन किन क्षेत्रों में कहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई थी, विस्तृत थी। हड़प्पा सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 3 देशों में फैली हुई थी। भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में ये सभ्यता फैली हुई थी। वहीं पाकिस्तान में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान प्रांत के अनेक स्थलों पर इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अफ़गानिस्तान में इस सभ्यता के अभी तक मात्र 2 स्थल ही प्राप्त हुए हैं, मुंडीगक और शोरतुघुई। आइए अब बात करते हैं इस सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी प्राप्त स्थलों के बारे में। इस सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल जो अभी तक हमें प्राप्त हुआ है वह जम्मू में मांडा नामक स्थल है जो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। वहीं दक्षिण की बात अगर करें तो ये महाराष्ट्र में दैमाबाद नामक स्थल है जो गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। पूरब में अगर इसको देखें तो सर्वाधिक पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है जो यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के तट पर स्थित है। पश्चिमी स्थल की बात करें तो सर्वाधिक पश्चिमी स्थल जो इस सभ्यता का अद्यतन प्राप्त हुआ है वह सुतकांगडोर नामक स्थल है जो बलूचिस्तान प्रांत में दाश्त नदी के तट पर है। तो इस सभ्यता के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी स्थल जो भी हमें प्राप्त हुए हैं यह भारत में हैं और सुतकांगडोर सर्वाधिक पश्चिमी स्थल जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। आइए देखते हैं उत्तर से दक्षिण तक यह सभ्यता 1400 किलोमीटर तक फैली हुई थी। वहीं पूरब से लेकर पश्चिम तक यह सभ्यता 1600 किलोमीटर तक विस्तृत थी। इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुज के आकार में यह सभ्यता पाई जाती है। यदि इसके सब नक्शे में, तीनों देशों के नक्शे में इसके सभी स्थलों को अगर हम चिन्हित करें तो हम पाएंगे कि इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल जो है वह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात यह सभ्यता
12,99,600 वर्ग किलोमीटर, या आसान भाषा में आप कह सकते हैं लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक इस सभ्यता का क्षेत्रफल फैला हुआ था। यह संपूर्ण जानकारी जो है इस सभ्यता के विस्तार की है। आपने पिछली कक्षाओं में अनेक स्थलों के बारे में पढ़ रखा है। आगे भी हम लोग इस चैप्टर में जब और आगे बढ़ेंगे तो अनेक स्थलों की जब विशिष्टताओं की बात करेंगे तब फिर हम लोग और अन्य स्थलों के बारे में और गंभीरतापूर्वक अध्ययन करेंगे। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि इस सभ्यता के विस्तार के आधार पर ही स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस विस्तृत राज्य की, इस विस्तृत सभ्यता की जुड़वां राजधानियां बताया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं अध्याय में और जानकारी प्राप्त करते हैं हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के जीवन निर्वाह के तरीकों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में, कृषि के बारे में और कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। छात्रों, आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित समस्त जानकारी का आधार पुरातात्विक साक्ष्य हैं। खुदाई से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर ही हम इस सभ्यता की समस्त जानकारी जान पाए हैं अभी तक। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिसमें मछली भी शामिल है, से भोजन प्राप्त किया करते थे। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि मछली भी उनके भोजन में शामिल थी। वह शाकाहार के साथ साथ मांसाहार का भी सेवन किया करते थे। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। बाजरे का जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो गुजरात से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने भी यद्यपि प्राप्त हुए किंतु ये अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी तथा भैंस की हड्डियां भी शामिल हैं। ये सभी पालतू जानवर हुआ करते थे। जंगली प्रजातियों जैसे वराह अर्थात सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ मछली और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। छात्रों, अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कृषि में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया करते थे। आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी खेती का ज्ञान रखते थे। मोहरों पर किए गए रेखांकन अर्थात मोहरों पर जो चित्र उकेरे गए हैं वो और प्राप्त मृणमूर्तियों अर्थात मिट्टी की मूर्तियों के आधार पर पुरातत्वविदों ने यह निष्कर्ष निकाला है, यह जानते हैं, यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि बैल या वृषभ हमें अनेक जगहों पर, मोहरों पर, मिट्टी की मूर्तियों में वृषभ के अनेक हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी के आधार पर पुरातत्वविदों ने यह निष्कर्ष निकाला कि निश्चित रूप से खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग अवश्य ही किया जाता रहा होगा। चोलिस्तान जो जगह है वह है थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। पाकिस्तान में है ये इलाका इस समय। चोलिस्तान और बनावली जो है हरियाणा में है। यहाँ से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं, उसकी रेप्लिका मिली है, मिट्टी का छोटा सा एक खिलौना मिला है हल का, जिससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि निश्चित रूप से हड़प्पा के निवासी, इस सभ्यता के निवासी खेती में हल का प्रयोग किए करते रहे होंगे। राजस्थान में कालीबंगा एक जगह है। कालीबंगन से जुते हुए खेत का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। जब कई स्तरों की खुदाई कालीबंगन में की गई तो वहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ। बड़े ही साइंटिफिक तरीके से खुदाई की गई वहाँ पर और देखा कि पूरा का पूरा जुता हुआ खेत मिला है
और इस खेत में हल जो है वो रेखाओं के दो समूहों को एक दूसरे से समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे। कहने का अर्थ ये है कि ये इससे पता चलता है कि कैसे इस सभ्यता के निवासी एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाया करते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल जो हैं वो अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अर्धशुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के वैकल्पिक साधनों पर की भी आवश्यकता पड़ती है। अफगानिस्तान में शोरतगुही नामक स्थल पर नहरों के अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन पंजाब और सिंधु में अगर देखें, सिंध प्रांत में अगर हम देखें तो वहाँ पर ऐसा कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई हों, और ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता रहा हो। धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, वहाँ से जलाशयों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहाँ इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि संभवतः इन जलाशयों का प्रयोग कृषि के जल संचयन के लिए, कृषि में जल संचयन की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि जल वाटर को स्टोर करके बाद में जब कृषि में इसका पानी की ज़रूरत पड़े तब इसका प्रयोग किया जाता था। धन्यवाद छात्रों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में जब हम लोग मिलेंगे तो अन्य विषयों को, टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोग ये जरूर ध्यान देंगे कि आज की कक्षा में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों का अध्ययन किया है। आज की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नामकरण, काल निर्धारण, विस्तार और इस सभ्यता के निवासियों के जीवन निर्वाह के तरीकों में, जिसमें से कृषि प्रौद्योगिकी प्रमुख है, इसके बारे में आज हम लोगों ने जाना है। अन्य विषयों को अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।